आइए आज हम लोग आगे स्टडी करेंगे। तो आगे देखते हैं विस्थापन। विस्थापन को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट। तो जैसा कि विस्थापन में हमने बताया कि कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट ए बी है, तो ए से बी तक वस्तु विस्थापित हो गई है। अब देखिए, विस्थापन का मतलब न्यूनतम दूरी, स्मॉलेस्ट पाथ लेंथ। स्मॉलेस्ट न्यूनतम दूरी कह सकते हैं, न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी सीधी रेखा यानी सरल रेखा में ही होगी, वही बताएगी कि ए से बी तक कितना विस्थापन है। तो न्यूनतम दूरी को ही हम लोग विस्थापन कह देते हैं। तो विस्थापन भी दूरी ही है, बस न्यूनतम है। इसीलिए दूरी को विस्थापन कहा जा सकता है, विस्थापन को दूरी कहा जा सकता है, लेकिन न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहेंगे। इस बात को समझना। तो इसको पढ़ते हैं। यहाँ यह प्रासंगिक होगा कि हम एक दूसरी उपयोगी भौतिक राशि विस्थापन को वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के रूप में परिभाषित करें। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, वही कह रहा है वस्तु की स्थिति में परिवर्तन मतलब कितना विस्थापित हो गई। कल्पना कीजिए कि समय t1 व t2 पर वस्तु की स्थिति क्रमशः x1 व x2 है। तो t1 और t2 समय पर हम किसी वस्तु की स्थिति x1 और x2 मानते हैं। तब समय डेल्टा t बराबर t2 माइनस t1 में उसका विस्थापन, जिसे हम डेल्टा x से व्यक्त करते हैं, अंतिम तथा प्रारंभिक स्थितियों के अंतर द्वारा व्यक्त किया जाएगा। तो इसको ध्यान देना। न्यूनतम किसी चीज को निकालना है कम से कम, तो घटा करके ही निकलेगा। तो समय को घटाया गया कि फाइनल में इनिशियल यानी अंतिम में प्राथमिक समय, और उसी प्रकार अंतिम में प्राथमिक दूरी घटाई गई, अंतिम में प्राथमिक दूरी। तो यही हमारा विस्थापन को व्यक्त करेगा। जब न्यूनतम हमें निकालना है तो जाहिर सी बात है कि अंतिम में प्राथमिक को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ हम ग्रीक सब अक्षर डेल्टा का प्रयोग किसी राशि में परिवर्तन को व्यक्त करने के लिए करते हैं। तो इसको ध्यान दीजिए कि डेल्टा का मतलब यहाँ पर यह है कि किसी वस्तु में परिवर्तन को व्यक्त करेगा। यदि x2 इज ग्रेटर देन x1 तो डेल्टा x धनात्मक होगा, परंतु यदि x2 स्मॉलर देन x1 तो डेल्टा x ऋणात्मक होगा। तो जाहिर सी बात है कि हम x2 में x1 घटा रहे हैं। अगर x2 ज्यादा है तो उत्तर धनात्मक आएगा, अगर x1 ज्यादा है तो जाहिर सी बात है ऋण लगा है तो ऋणात्मक आएगा। विस्थापन में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। इसको ध्यान दीजिए कि विस्थापन जो है ये दूरी की तरह नहीं है, इसमें परिमाण भी है यानी मैग्नीट्यूड, और दिशा भी है। तो ऐसी राशियों को सदिशों द्वारा निरूपित किया जाता है। तो ऐसी राशि जिसमें परिमाण व दिशा दोनों है, तो ऐसी राशियों को हम लोग सदिश राशि कहते हैं, यानी दिशा सहित। आप सदिशों के विषय में अगले अध्याय में पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम एक सरल रेखा के अनुदिश सरल गति, जिसे हम रेखीय गति कहते हैं, के विषय में ही पढ़ेंगे। एक विमीय गति में केवल दो ही दिशाएं होती हैं। अब देखिए, एक विमीय गति में केवल दो ही दिशाएं होती हैं, अग्रवर्ती एवं पश्चगामी अथवा अधोगामी एवं ऊर्ध्वगामी, जिसमें वस्तु गति करती है। तो अगर हम वन डायमेंशनल मोशन की बात करें
एक विमीय गति में तो केवल दो ही दिशाएं होती हैं, या तो वस्तु आगे चल सकती है या पीछे चल सकती है, अथवा ऊपर चल सकती है या नीचे। अधोगामी का मतलब नीचे की ओर, ऊर्ध्वगामी का मतलब ऊपर की ओर। तो यह एक विमीय गति में सिर्फ इतना ही संभव है। ध्यान दीजिए, अथवा कह रहा है, अथवा मतलब या तो आगे चल सकती है या पीछे, या ऊपर या नीचे। ध्यान दीजिए, अधोगामी मतलब नीचे या ऊपर। ऐसा नहीं कि आगे पीछे ऊपर नीचे दोनों चल सकती है, तो फिर वह द्विविमीय हो जाएगा, एक विमीय नहीं रहेगा। तो या तो आगे या पीछे। मान लीजिए एक सरल रेखा में गति है, तो या तो ये वस्तु यहाँ पर है मान लीजिए, तो इससे आगे जा सकती है या पीछे जा सकती है। अब अगर ऊपर नीचे है तो या तो ऊपर जा सकती है या तो नीचे, इस तरह। तो वही कह रहा है कि अग्रगामी एवं पश्चगामी आगे जा सकती है या तो पीछे, अथवा देखिए लगा है, एवं नहीं लगा है, अधोगामी एवं ऊर्ध्वगामी या तो नीचे जा सकती है या ऊपर जा सकती है। तो इसको ध्यान देना है। आप देखिए, इन दोनों दिशाओं को हम सुगमता के लिए और सुगमता के लिए प्लस और माइनस संकेतों से व्यक्त करते हैं। तो इन दोनों राशियों को सुगमता के लिए, अगर आगे की ओर वस्तु जाएगी तो धन लिखेंगे, पीछे की ओर जाएगी तो ऋण लिखेंगे, और ये देखेंगे कि कहाँ से जा रही है। अगर हम जीरो मान लें किसी बिंदु को, मान लीजिए लाइन है, यहाँ पर जीरो है, तो यहाँ से इधर जाएगी तो धन, इधर जाएगी तो ऋण, जैसा पीछे हम लोगों ने 3.1 में दर्शाए गए बिंदु से इस फिगर में हम लोगों ने देखा था। अब देखिए, उदाहरण के लिए बता रहा है, यहाँ पर समझा रहा है कि उदाहरण के लिए यदि कार स्थिति O से P पर पहुंचती है तो उसका विस्थापन अब O से P तक पहुंचती है, तो जाहिर सी बात है कि जो दूरी है 360 है, तो अंतिम दूरी 360, प्राथमिक यहीं पर थी तो 0, तो अंतिम में प्राथमिक को घटा देंगे तो जो न्यूनतम दूरी बचेगी वही हमारा विस्थापन होगा। तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, डेल्टा एक्स बराबर x2 माइनस x1, फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो अंतिम 360 मीटर है, तो प्लस 360 लिख दिया, क्योंकि 0 से इधर देखिए धनात्मक लिया गया है। अब माइनस x1 हमारी ये प्रारंभिक मानी जाएगी, तो O में 0 पर थी तो 0 घटा दिया, आ गया प्लस 360 मीटर। तो यही हमारा विस्थापन होगा। तो उदाहरण के लिए वस्तुकार O से P तक पहुंचती है तो उसका विस्थापन कितना होगा, अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो 360 मीटर होगा। आगे देखते हैं, इस विस्थापन का परिमाण 360 मीटर है तथा इसकी दिशा x की धनात्मक दिशा में होगी, जिसे हम x प्लस संकेत से चिन्हित करेंगे। तो अब देखिए, इसमें दिशा और परिमाण दोनों है। परिमाण मतलब जो संख्या लिखी जाती है पैसे, जैसे 10 मीटर प्रति सेकंड, तो 10 जो संख्या लिखी गई इसको परिमाण बोलते हैं। और दिशा हमारी धन x एक्सिस की तरफ है, तो वही कह रहा है कि इसकी दिशा प्लस x की धनात्मक दिशा में होगी, जिसे हम प्लस संकेत से चिन्हित करेंगे। इसी प्रकार कार का P से Q तक का विस्थापन 240 मीटर माइनस 360 मीटर बराबर माइनस 120 मीटर होगा। अब P से Q तक निकालना है, तो P से Q तक, अब देखिए उल्टा चल रहा है, P से Q तक। अब इधर हमने धनात्मक लिया है, इधर ऋणात्मक लिया है, भले यहाँ से यहाँ तक धनात्मक है। तो इसको देखते हैं, P से Q तक, तो P से Q तक, तो अंतिम हमारी 240 हो गई। देखिए अंतिम 240, अंतिम में प्रारंभिक घटाना है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा, इसे नहीं मतलब रखना। तो P से Q तक चली तो ये अंतिम हो गया, प्रारंभिक हो गया, तो अंतिम 240 हो गया माइनस प्रारंभिक 360 हो गया, तो माइनस 120 मीटर हो गया। तो देखिए अपने आप माइनस आ गया। अब माइनस चिन्ह यह दिखाता है कि वस्तु x जिधर हमने x माना है उसके उल्टा चली है। तो देखिए ऋणात्मक चिन्ह विस्थापन की दिशा को इंगित करता है, अतः वस्तु की एक विमीय गति के विवरण के लिए
सदिश संकेत का उपयोग आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर देखिए चिन्ह ऋण अपने आप आ गया, तो कहने का मतलब यह है कि 0 से इधर हमने ऋण लिया, लेकिन जब ये वस्तु इधर से इधर को चली तो अपने आप देखिए घटाने पर ऋण आ गया है। तो इसीलिए कह रहा है कि ऋणात्मक चिन्ह विस्थापन की दिशा को इंगित करता है और ऋण चिन्ह अपने आप आ गया है। अतएव वस्तु की एक विमीय गति के विवरण के लिए सदिश संकेत का उपयोग आवश्यक नहीं होता है। अब देखिए ये नहीं कहना जरूरी है कि -x एक्सिस में चल रही है, ऋण चिन्ह अपने आप आ गया तो ये ऋण अपने आप संकेतित कर रहा है कि ये उल्टा दिशा में गति हो रही है। अब आगे देखते हैं। विस्थापन का परिमाण गतिमान वस्तु द्वारा चली गई पथ लंबाई के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसको ध्यान दीजिए, हमने बताया था कि सीधी रेखा में अगर गति हो रही है तो चूंकि विस्थापन न्यूनतम दूरी होता है, तो इसीलिए कह रहा है कि चली गई पथ लंबाई यानी पाथ लेंथ, यानी जिसको हम लोग दूरी कहते हैं, वो इसके बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उदाहरण के लिए यदि कार स्थिति O से चलकर P पर पहुंच जाए तो पथ लंबाई +360 मीटर तथा विस्थापन +360 मीटर होगा। तो इसको ध्यान दीजिए कि जब P से Q O से P तक चल रही है तो 360 मीटर था जैसे हम देखें। अब चूंकि सरल रेखा में है तो यही न्यूनतम लंबाई भी है, क्योंकि इधर उधर तो चल नहीं रही, तो यही हमारा विस्थापन भी है, यही हमारी पाथ लंबाई यानी पथ लंबाई और या दूरी एक ही बात है। तो 360 मीटर ही हमारा विस्थापन है और 360 मीटर ही पथ लंबाई या दूरी भी है। तो इसको ध्यान देना है। फिगर आप लोग देख लीजिएगा जो हमने बताया। यहाँ विस्थापन का परिमाण 300 मीटर तथा पथ लंबाई 300 मीटर के बराबर है। तो दोनों बराबर हैं। परंतु यदि कार O से चलकर P तक जाए और फिर Q पर वापस आ जाए तो पथ लंबाई, अब देखिए अगर कार जो है O से P तक चल के जाए जैसा हमने पहले जो है आपको बताया था, तो परंतु यदि कार O से P तक चल कर जाए तो O से P तक 360 मीटर प्लस और फिर Q पर वापस आ जाए तो पाथ लंबाई तो Q भी चल रहा है तो उसको भी जोड़ा जाएगा। तो जितना चल रहा है वो सब जोड़ा जाएगा पाथ लंबाई में, लेकिन विस्थापन में न्यूनतम देखा जाएगा। तो अगर उल्टा चलाएगा तो उतना घटा दिया जाएगा। तो क्योंकि ये Q वापस चल रहा है तो इसको देखते हैं। परंतु यदि कार O से चलकर P पर जाए और फिर Q पर वापस आ जाए तो O से P तक 360 प्लस Q पर वापस आ जाए तो Q हमारा 120 है। देखिए यहाँ पर Q पर वापस आ जाए तो 360 में 240 घटाएंगे तो 120 आएगा। तो ये 120 पर फिर वापस आ गई Q पर, तो ये 120 है। तो 360 प्लस 120, क्योंकि चिन्ह सहित लेंगे तो आ गया 480 मीटर होगी। परंतु विस्थापन कितना होगा? विस्थापन हमारा, अब देखिए ये कितना घटा कर आया, तो घटा कर हमारा 360 में 120 घटाएंगे, न्यूनतम दूरी ली जाती है तो 360 में 120 घटाएंगे तो 240 आ जाएगा न्यूनतम। अब इसमें जहां से वस्तु चली है P से Q तक चली है तो P से Q तक कितनी दूरी है, उल्टा करेंगे तो P से Q देख लेते हैं। O से Q तक, O से चली है तो O से Q तक, तो Q 240 मीटर, तो अंतिम 240 है, प्रारंभिक 0 है, तो अंतिम में प्रारंभिक घटा दिया, अंतिम माइनस प्रारंभिक 0 मीटर, तो 240 मीटर आ गए। तो इसको ध्यान देना। तो पथ लंबाई में सब कुछ जोड़ते हैं
लेकिन विस्थापन में अंतिम में प्रारंभिक को घटाते हैं। इस बात को ध्यान देना। अगर सही से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में बातें आ जाएंगी। अब आगे देखते हैं। विस्थापन का परिमाण गति की किसी अवधि के लिए शून्य भी हो सकता है, जबकि तदनुरूप पथ लंबाई शून्य नहीं है। ध्यान दीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विस्थापन का परिमाण गति की किसी अवधि के लिए शून्य भी हो सकता है, जबकि तदनुरूप पथ लंबाई शून्य नहीं है। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई बिंदु ए से बी पर चला, ए से बी पर, ये मान लीजिए 5 मीटर है, और बी से फिर ए पर आ गया, फिर लौट के आ गया, तो ए से बी 5 मीटर इधर को चला, 5 मीटर इधर को। तो पथ लंबाई, जिसको हम दूरी कहते हैं, तो 5 मीटर इधर चला प्लस 5 मीटर उल्टा चला, तो 10 मीटर हो गई। लेकिन विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन ये पहले भी पढ़ा चुके, क्योंकि ए से बी पर चला, बी से फिर ए पर आ गया, तो विस्थापित कहाँ हुआ? ए पर था, फिर ए पर आ गया, तो विस्थापित नहीं हुआ। तो विस्थापन जो कि ए से बी पर 5 चला, तो अंतिम माइनस बी से फिर ए पर आ गया, तो 5 फिर चला, तो ये हो गया 0। तो इसलिए जो है विस्थापन 0 हो जाएगा, लेकिन पाथ लंबाई 10 मीटर हो जाएगी। तो ऐसे निकालना है। तो इसी हिसाब से वो कह रहा है कि विस्थापन का परिमाण गति की किसी अवधि के लिए शून्य भी हो सकता है। अभी विस्थापन शून्य हो गया, हमने दिखाया, तदनुरूप, जबकि तदनुरूप पथ लंबाई शून्य नहीं है। उदाहरण के लिए चित्र 3.1 में यदि कार ओ से चलकर पी तक जाए और पुनः ओ पर वापस आ जाए, देखिए ओ से चली थी पी तक, फिर ओ पर आ गई, तो कार की अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति के संपाती होगी और विस्थापन शून्य हो जाएगा। तो ओ से चली थी, फिर ओ पर आ गए, तो विस्थापन कहाँ? ओ पर थी, ओ पर फिर आ गई, तो विस्थापित ही नहीं हुई, मतलब जहां थी वहीं है, तो विस्थापन शून्य होगा। परंतु कार की इस पूरी यात्रा के लिए कुल पथ लंबाई ओ से पी तक चली, फिर पी से ओ पर आ गई, तो पी से ओ पर, तो 360 मीटर सीधा चली प्लस 360 मीटर उल्टा चली, तो 720 मीटर। तो विस्थापन दोगुना, पथ लंबाई दोगुना हो गई, लेकिन विस्थापन हमारा 0 हो गया। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, किसी भी वस्तु की गति को स्थिर समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। पीछे हम पढ़ चुके हैं कि स्थिति को समय के अनुरूप व्यक्त करें। इस प्रकार के ग्राफ ऐसे सशक्त साधन हैं जिनके माध्यम से वस्तु की गति के विभिन्न पहलुओं का निरूपण एवं विश्लेषण आसानी से किया जा सकता है। किसी सरल रेखा जैसे x अक्ष के अनुदिश गतिमान वस्तु के लिए समय के साथ केवल x निर्देशांक ही परिवर्तित होता है। तो इसको ध्यान दीजिए कि अगर सरल रेखा की बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं, तो अगर x एक्सिस में कोई वस्तु गति कर रही है, तो समय के साथ केवल x एक्सिस के निर्देशांक ही परिवर्तित होंगे। इस प्रकार हमें xt ग्राफ प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमको xt ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। हम सर्वप्रथम एक सरल स्थिति पर विचार करेंगे, जिसमें वस्तु उदाहरणार्थ एक कार मान लेते हैं, x बराबर 40 मीटर पर स्थित है। ऐसी वस्तु के लिए स्थित समय xt ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सीधी सरल रेखा होता है, जैसा कि चित्र 3.2 में दिखाया गया। तो इसको देख लेते हैं। (3.2) चित्र देख लेते हैं। तो देखिए 3.2 का ए वाला पार्ट है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि ये देखिए कोई वस्तु है जो है, और ये 0 है, ये x एक्सिस है,
और ये एक्स एक्सिस पर वस्तु के चलने को समय के आधार पर दिखाया गया है। तो समय को इधर दिखा दिया, इसको एक्स एक्सिस माना। आप इसको एक्स इसको वाई मान सकते, कुछ भी, एक टाइम टी है। तो अब वो कह रहा है कि वस्तु समय के साथ जो है उसका परिवर्तन हो रहा है और 40 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर देखिए एक कार x बराबर 40 मीटर पर स्थित है। तो चूंकि यहाँ से 0 से 20, 40, 60, 80 ये दूरी नापी गई है, तो 0 से अगर 40 पर नापी गई है तो 40 पर रेखा है। तो इसका मतलब ये केंद्र से 40 मीटर की दूरी पर है। तो 40 मीटर दूरी पर है। अब इसको देखते हैं। पर है ऐसी वस्तु के लिए स्थिर समय ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सीधी सरल रेखा होता है, जैसा कि चित्र 3.2 में दिखाया गया है। तो अब देखिए, ये कहने का मतलब है इसके कि यहाँ पर देखिए एक सरल रेखा बना दी गई है समय के साथ। तो यह सीधी एक सरल रेखा होती है। अगर किसी एक विमा में कोई गति हो रही है या सरल रेखा में गति हो रही है, तो उसके कहने का मतलब है कि समय का दूरी का समय के साथ जो ग्राफ है एक सरल रेखा होती है। तो स्थिर समय ग्राफ जब वस्तु स्थिर है, अब ये स्थिर है तब की बात है जब वस्तु स्थिर है, जब वस्तु एक समान गति से चल रही है। अब मान लीजिए कोई वस्तु एक समान गति से चल रही है तो ये ग्राफ बनेगा। अब इन दोनों को समझ लेते हैं, पहले इसके बारे में पढ़ें कि ये वस्तु कैसे चल रही है। तो देखते हैं इसको। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है। अगर निश्चित समय में निश्चित दूरी तय कर रही है तो कहेंगे कि एक समान गति से चल रही है। जैसे 10 मीटर प्रति सेकंड कह दें तो हर 1 मीटर पे वस्तु हर 1 सेकंड में 10 मीटर चल रही है, तो एक समान गति हो गई। इस प्रकार की गति का स्थिर समय ग्राफ चित्र 3.2 में दिखाया गया। तो ये सब ग्राफ ध्यान दीजिएगा। एक ग्राफ ये ए वाला है, अगर वस्तु स्थिर है तो कैसा ग्राफ बनेगा, और एक समान गति से चल रही है तो कैसा ग्राफ बनेगा। तो इस प्रकार की गति का ग्राफ 3.2 में दिखाया गया। तो ये अभी हमने ग्राफ देख लिया। अब आगे देखते हैं। अब हम उस कार्य की गति पर विचार करेंगे जो मूल बिंदु O से t बराबर 0 समय पर विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। अभी क्या था, कह रहा है यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु की गति को एक समान गति कहते हैं। इस प्रकार की गति का स्थिर समय ग्राफ चित्र 3.2 में दिखाया गया। तो पहले इन दोनों ग्राफ को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, यदि वस्तु स्थिर है, 40 मीटर दूरी पर स्थिर है, तो 40 मीटर पर लाइन खींचा है, और चूंकि समय के साथ परिवर्तन नहीं हो रहा है तो सीधी रेखा में लाइन खींच दी है कि वस्तु स्थिर है, समय बदल रहा है। देखिए, समय तो बढ़ रहा है। हम सोचना शुरू करेंगे तो यहाँ पर सोचे, अब यहीं पे खड़े हैं तो समय तो बढ़ रहा है, 10 सेकंड 20 सेकंड, तो देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60 समय तो बढ़ रहा है, लेकिन वस्तु 40 मीटर पे ही है, ये नहीं हट रही है। इसी प्रकार यहाँ देखिए, समय भी बढ़ रहा है, ऐसे चलेंगे। इसको इस तरह समझा करिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आ गए तो यहाँ से इस पर एक लंबवत लाइन खींचिए, एक लंबवत इस पे खींचिए, इस वाली पे। तो ये देखिए, ये भी कुछ बढ़ गई, ये भी कुछ बढ़ गई। इसका मतलब समय के साथ ये कुछ दूरी चली तो समय भी कुछ लगा। इसी प्रकार यहाँ आ गए, यहाँ ऐसे ग्राफ डाला लंबवत, तो कुछ और दूरी चली तो समय कुछ और बढ़ गया। इस लाइन पे जितना आगे चलेंगे कहेंगे समय बढ़ा है, इस लाइन पे जितना आगे चलेंगे तो कहेंगे दूरी बढ़ी है, क्योंकि ये दूरी को बता रही है, ये समय को बता रही। तो वर्ष देखे ग्राफ में जितना आगे चलते जाएंगे उतना समय बढ़ता जा रहा है, दूरी बढ़ती जा रही है, और बराबर बढ़ रही है, क्योंकि ये एंगल 45 डिग्री है,
ये भी एंगल 45 डिग्री है, क्योंकि बीचों बीच लाइन खींची गई है। तो एंगल चूंकि बराबर है, इसलिए समय भी बराबर बदल रहा है, दूरी भी, इसीलिए एक समान गति कह रहे हैं, क्योंकि दोनों बराबर बढ़ रहे हैं। तो अब इसको देखते हैं। अब हम उस कार्य की गति पर विचार करेंगे जो मूल बिंदु O से t बराबर 0 पर विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है। अब मान लीजिए कोई कार है यहाँ पर सेंटर पे स्थित है, केंद्र में, तो केंद्र पर तो दूरी 0 होगी। देखिए केंद्र पर 0 माना गया है। अब कह रहा है कि विरामावस्था 0 बराबर t बराबर 0 से शुरू करती है, तो इसका मतलब विराम में है। तो t बराबर 0 से शुरू करती है और कह रहा है 10 सेकंड तक बढ़ती है, यानी t बराबर 10 सेकंड तक, यहाँ तक t बराबर 10 सेकंड तक। इस समय इसमें ब्रेक लगाया जाता है, जिससे परिणाम स्वरूप वह t बराबर 20 सेकंड पर और x बराबर 296 मीटर पर रुक जाती है। इसके बाद वो t बराबर 18 सेकंड तक एक समान चाल से चलती है, और उसके बाद उसमें ब्रेक लगाते हैं तो 2 ही सेकंड में, यानी t बराबर 20, 18 पर ब्रेक लगाया गया, 20 में रुक गई। इसका मतलब 2 सेकंड में वो उसकी गति धीरे धीरे कम होते होते रुक जाती है, तब तक वो 296 मीटर चल जाती है। तो 296 मीटर पर रुकती है। ऐसी कार का स्थित समय ग्राफ चित्र 3.3 में दिखाया गया है। हम इस ग्राफ की चर्चा इसी अध्याय में आगे आने वाले कुछ खंडों में पुनः करेंगे, तो इसको देख लेते हैं। देखिए कोई कार है, ये 0 से चलना शुरू की है, तो ये दूरी को बता रहा है, ये समय को बता रहा है। तो 0 से चलना शुरू की है और कह रहा है देखिए t बराबर 0 से समय शुरू करती है, इसकी चाल उत्तरोत्तर t बराबर 10 सेकंड तक बढ़ती है। तो t बराबर 10 सेकंड तक इस ग्राफ में देखते हैं। यहाँ पर देखिए t बराबर 10 सेकंड पर, यहाँ पर ये ग्राफ ऊपर को जा रहा है, इसका मतलब है कि ये वर्ष धीरे धीरे, इसका वेग धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर 0 थी, 0 से देखिए ऐसे बढ़ रही है, तो इधर को चल रही है। इसका मतलब 0 सेकंड था, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड। तो चाल देखिए ये ग्राफ धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, तो यहाँ तक बहुत कम ऊपर है, इसका मतलब चाल कम थी। यहाँ पर धीरे धीरे देखे अब ऐसे उठना शुरू हुआ, यानी यहाँ पर ये अगर यहाँ से ग्राफ में ऐसे लाइन खींचे, यहाँ से तो देखिए एकदम थोड़ा सा बढ़ा, और यहाँ पर खींच दें तो ये 5 सेकंड मान लीजिए हुआ सेकंड। 5 सेकंड पर देखिए कितना कम, फिर 50 पे यहाँ पे आ गए, देखिए ये 8 से कुछ ज्यादा मान लेते हैं, 8.25 सेकंड, और 100 पे देखिए यहाँ पर आ गया, यहाँ पर, और यहाँ से ये ऐसे देखिए 150 पे यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे इसे बढ़ता जा रहा है। तो समय के साथ देखिए ऊपर भी ग्राफ ऐसे लाइन खींच रहे हैं, दोनों पे खींचना है लाइन, इधर भी इधर भी। देखिए समय के साथ इसकी चाल बढ़ती जा रही है, मतलब ज्यादा स्पीड पकड़ती जा रही है। तो समय के साथ देखिए पहले 0 पे 2 पे भी आ जाती है, देखिए ग्राफ धीरे धीरे बहुत ऊपर चढ़ रहा। तो वही ये बात कह रहा है। तो इसको देखते हैं। कह रहा है कि इसकी चाल उत्तरोत्तर t बराबर 10 सेकंड तक बढ़ती है, इसके बाद वो t बराबर 18 सेकंड तक एक समान चाल से चलती है। 10 सेकंड के बाद देखिए यहाँ पर 10 सेकंड मान लो, ये ग्राफ थोड़ा सा उस तरह बना दिया है। यहाँ पर देखिए थोड़ा, ये 10 सेकंड से यहाँ से देखिए 18 सेकंड तक यहाँ पर, ये सही से नहीं बन पा रहा है,
ये देखिए, ये एकदम सीधी रेखा है, सीधी रेखा है। तो जैसे सेंटर से हम लोग सीधी रेखा बनाते थे, तो यहाँ पर 10 सेकंड के बाद सीधी रेखा बन रही है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक एक समान गति है, सीधी रेखा एक समान। यहाँ पर देखिए ऊपर की ओर ग्राफ जा रहा है, तो जब ऊपर की ओर जाएगा तो कहेंगे इसकी चाल बढ़ रही है, या स्ट्रेट लाइन मोशन है एक समान गति में सीधी रेखा में, तो कहेंगे वेग बढ़ रहा है। और जब ये ग्राफ नीचे को ऐसे घटेगा, ऐसे आएगा, जैसे देखिए यहाँ आ रहा है, तो इसका मतलब कि घट रहा है। तो यहाँ पर घट रहा है, यहाँ पर देखिए ऊपर को ग्राफ है तो यहाँ पर बढ़ रहा है, इसको ध्यान देना। तो 18 सेकंड के बाद देखिए ब्रेक लगाता है, तो 2 सेकंड में रुक जाती है, 18 से 22। इसको देखते हैं। 10 सेकंड तक बढ़ती है, इसके बाद वो t बराबर 18 सेकंड तक एक समान चाल से चलती है। तो t बराबर देखिए यहाँ 10 से 18 तक एकदम सीधी रेखा है, तो पता चल रहा है कि एक समान चाल से चलती है, क्योंकि एक समान चाल के लिए सीधी रेखा हमने बनाई है। इस समय इसमें ब्रेक लगाया जाता है 18 सेकंड पर, जिसके परिणाम स्वरूप वो t बराबर 20 सेकंड पर और x बराबर 296 मीटर पर रुक जाती है। तो t बराबर 20 सेकंड, यहाँ पर देखिए 20 सेकंड पर, यहाँ पर देखिए ये जहां भी जाती हो 296 पेज यहाँ पे, यह दूरी ऐसे, तो यहाँ पर देखिए ये सीधी रेखा यहाँ से बन गई, जैसा समय के साथ हमने ग्राफ बनाया था स्थिर वस्तु के लिए। तो यहाँ के बाद देखिए पूरा यहाँ तक एकदम सीधी रेखा ही है, इसका मतलब वस्तु स्थिर ही है। तो 20 पर रुक जाती है, ग्राफ भले 22 सेकंड तक बना दिया है, लेकिन 20 पर ये रुक जाती है, क्योंकि यहाँ से इस पर सीधी रेखा पड़ गई। अब ये ग्राफ कहीं इधर उधर नहीं जा रहा, तो 20 सेकंड पर रुक गई। और 10 से 18 सेकंड के बाद देखिए ये ग्राफ नीचे को आने लगा, इसका मतलब इसकी गति में कमी आने लगी। तो 18 सेकंड तक चूंकि सेंटर से एकदम ऐसे ये रेखा जा रही है, एकदम सीधी रेखा में ऊपर को उठती जा रही है, इसका मतलब एक समान गति से आगे बढ़ रही है। यहाँ पर देखिए कर्व है, वक्र के रूप में ऊपर बढ़ रही है, इसका मतलब गति एक समान नहीं है लेकिन बढ़ती जा रही है। यहाँ पर वक्र देखिए नीचे की ओर आ रहा है, इसका मतलब गति एक समान तो नहीं है लेकिन घटती जा रही है। यहाँ पर देखिए सीधा हो गया ग्राफ, इसका मतलब वस्तु स्थिर हो गई है। तो इन बातों को समझना बहुत जरूरी है और बहुत अच्छे से समझिए। तो वही कह रहा है देखिए कि ब्रेक लगाए, जिसके परिणाम स्वरूप t बराबर 20 सेकंड पर यहाँ पर वस्तु रुक जाती है और x बराबर 296 मीटर पर रुकती है। अभी हमने यहाँ से खींच के बताया कि 20 पैसे खींचेंगे तो 300 के थोड़ा नीचे आए, यानी 296 तक दूरी रही होगी। ऐसी कार का स्थित समय ग्राफ चित्र 3.3 में दिखाया गया है, जिसको अभी हमने देखा है। हम इस ग्राफ की चर्चा इसी अध्याय में आगे आने वाले कुछ खंडों में पुनः करेंगे, तो इसकी चर्चा आगे भी होगी। तो ये ध्यान देना है कि इन ग्राफों को जो भी बता रहे इसको अच्छे से धीरे धीरे समझते चलिए, कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। अब औसत वेग तथा औसत चाल, इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।